हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट का नाम क्या है? तो नॉलेज एंड कैरिकुलम, यानी ज्ञान और पाठ्यक्रम। ज्ञान और पाठ्यक्रम की ये मेरे भाई फोर्थ क्लास है। इसके पहले 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस क्लास के बाद जाके उन तीनों क्लास को देख एक बार उनको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आज फोर्थ क्लास है। इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली मेरे भाई कि ज्ञान को शिक्षा के विभिन्न संदर्भों में जोड़ना। जैसे मेरे भाई ज्ञान आपका है ना, वो शिक्षा के विविध संदर्भों के साथ जोड़ना। जैसे औपचारिक शिक्षा के साथ, निरौपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के साथ ज्ञान को जोड़ना। कहने का मतलब साफ साफ है कि आज के इस क्लास में मेनली हम लोग का फोकस रहेगा। सबसे पहले मेरे भाई शिक्षा क्या होती है, उसके बाद औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग क्लास में जानेंगे बेसिक से। ठीक है, चलो पेशेंस के साथ पूरे लेक्चर को मेरे भाई देखिएगा। कोई भी डाउट लगे तो क्लास जब समाप्त हो जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलो और एक बात और मेरे भाई, यदि आप लोग नॉलेज एंड कैरिकुलम उसके बाद शैक्षिक तकनीकी वाला यदि आप लोग नोट्स नहीं लिए हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स ले लो। 99 रुपए में चारों पेपर के आपके नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, जो ऑप्शनल है वो भी आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलो सबसे पहले हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम लोग का मेनली फोकस जो रहेगा ना मेरे भाई, वो फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अभी इस पर आएंगे। उसके पहले जो मेरे भाई, यदि इन सब चीज़ों को औपचारिक निरौपचारिक शिक्षा को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग को शिक्षा समझना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है कि आखिर एजुकेशन होता क्या है। सबसे पहले इसको समझेंगे। ठीक है, चलो एजुकेशन का सबसे पहले शाब्दिक अर्थ समझते हैं। देखो मेरे भाई, शाब्दिक कोई भी शब्द हो, उसकी व्युत्पत्ति को जानने से पहले हमें यह जानना होता है कि यह शब्द किस भाषा से प्रकट हुआ है। तो मेरे भाई जो शिक्षा शब्द है ना, वो तो हिंदी भाषा से प्रकट हुआ है, लेकिन हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। तो जो शिक्षा शब्द है वो भी तो संस्कृत से ही आया होगा। तो सबसे पहले ये हम जानते हैं कि शिक्षा शब्द जो मेरे भाई है वो संस्कृत के किन शब्दों से आया है। देखो जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है मेरे भाई, या फिर कह सकते हैं 2 शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है। सबसे फर्स्ट मेरे भाई शिक्ष। देखो जो मेरे भाई सबसे पहले धातुआं होती है ना, तो धातुओं से तो कोई शब्द बनते हैं। तो जो शिक्ष है, शिक्ष धातु, उससे शिक्षा बना। और दूसरा जो हम कह सकते हैं जो धातु है वो है साक्ष्य। तो साक्ष्य धातु से शिक्षा बनी है। अब देखो शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सीखना। और हम शिक्षा के अंतर्गत क्या करते हैं, सीखते ही तो हैं। तो शिक्षा का अर्थ हो गया सीखना, ज्ञान प्राप्त करना अथवा अध्ययन करना। ये मेरे भाई हो गया शिक्षा का अर्थ, यानी ये शिक्षा का इनडायरेक्टली ये शिक्षा का अर्थ ये सब है। उसके बाद जो इसका दूसरा अर्थ जो मेरे भाई दूसरा धातु है, यानी साक्ष्य जो है, उसका अर्थ क्या होता है, तो अनुशासन में रखना। अब ये बताओ, एक शिक्षित व्यक्ति हमेशा अनुशासित ही तो रहता है। वो जहां भी बैठेगा सभ्य तरीके से बैठेगा, किसी से अच्छे से बोलचाल प्रकट करेगा, क्या सबके सामने मेरे भाई नैतिक भाव अपना प्रकट करेगा, अच्छे से नियंत्रण में रखना, उसके बाद निर्देश देना। ये सब शिक्षा के कार्य हो गए। यदि एक शिक्षित व्यक्ति है तो वो इन सब चीजों का पालन करेगा। तो साक्ष्य का अर्थ यही सब होता है। तो अगर आपसे ये मेरे भाई आपकी एग्जाम में ऐसे वन लीनियर तो क्वेश्चन आते नहीं, पर फिर भी अगर शिक्षा का मेरे भाई अर्थ पूछे तो आप इन सब चीजों को वहां पे मेंशन कर सकते हो। थोड़ा सा आपके और अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, चलो अब चीजों को आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई। शिक्षा के अनुरूप अथवा समान अर्थ वाला संस्कृत भाषा में एक शब्द और है जिसे हम कहते हैं भैया विद्या। हम कैसे, हमारी कापियां वापियां गिर जाती हैं तो हम उसका मेरे भाई पैर छूते कहते हैं जय विद्या माँ। तो क्या हो गया, ये शिक्षा का एक स्वरूप है, या एक हम कह सकते हैं इसका पर्याय है ये। ठीक है, जो संस्कृत के विद धातु से बना, इसका भी अर्थ होता है मेरे भाई जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। तो विद्या जो मेरे भाई वो शिक्षा का एक दूसरा अर्थ या एक दूसरा स्वरूप कह लो, ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और थोड़ा सा ये जो नोट पॉइंट है इसे भी समझो। देखो प्राचीन भारतीय दार्शनिक में जो ऋषि मुनि थे, उनका ये विचार था ना कि सच्चा ज्ञान पता है क्या होता है, स्वयं को जानना, आत्मज्ञान होता है सच्चा ज्ञान। यानी शिक्षा का जो मेनली अर्थ होता है ना, वो स्वयं के, यानी मेरे भाई खुद के अंदर जो शक्तियां होती हैं उनको बाहर जागृत करना, यही होता था मेरे भाई शिक्षा का कार्य, यही होता था ज्ञान का प्रमुख कार्य। ये मेरे भाई हमारे इंडियन फिलोसफर के ये उनका ऐसा विचार था। ठीक है, चलो अब चीजों को हम लोग आगे बढ़ाते। अब इंपॉर्टेंट चीजें आना शुरू हुई। देखो जो शिक्षा शब्द है ना, ये अंग्रेजी भाषा के मेरे भाई एजुकेशन से लिया गया है।
कुछ बच्चों को दिमाग में ये आ रहा होगा ना, सर ये तो बहुत बेसिक क्लास है। मेरे भाई आपके इस जो कि बीएड में जो आपका जो कि फर्स्ट पेपर है ना, इसमें जो चीजें हैं वो बेसिक से शुरू करने के पीछे रीजन ये है कि मेरे भाई आपको कंप्रिहेंसिव टाइप में लिखना है, और लिखने के लिए आपके पास शब्द, आपके पास वर्ड्स होने चाहिए। इसीलिए इतनी बेसिक से मैं क्लास आपको कराता हूं ताकि एक भी पॉइंट आपकी ना छूटे। और हाँ, एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा कि अपना थोड़ा सा बिलीव बनाए रखो, थोड़ा सा अकताया मत करो यार कि सर क्लास नहीं हो रही है, सिलेबस कंप्लीट होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बिलीव बनाए रखो। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में बिलीव बनाए रखे द परफेक्ट स्टडी पर, सेकंड सेमेस्टर में भी बिलीव बनाए रखो मेरे भाई, सारी टॉपिक कवर कराई जाएंगी, इसको लेके बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलो एग्जाम से पहले पहले इतना आपको प्रिपेयर कर दूंगा बीएड सेकंड सेमेस्टर के कि मेरे भाई एग्जाम हाल से बाहर निकलोगे तो यकीन मानो सबसे पहले अपने आप को थैंक यू, उसके बाद द परफेक्ट स्टडी को 100% थैंक यू तो बोलोगे ही बोलोगे। ठीक है, चलो जो शिक्षा शब्द है ना वो अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन से लिया गया या फिर उसका पर्याय है, उसका पर्यायवाची है। विद्वानों के अनुसार मेरे भाई जो एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा से उत्पत्ति इसकी हुई है, और इसके जो अर्थ है ना वो मेरे भाई कई अर्थ हैं। जैसे देखो यहां से हम डायग्राम की मदद से हम इसको समझेंगे। देखो शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है ना, सबसे पहले नियंत्रित करना। ऊपर हम लोग सीखे थे ना मेरे भाई, जाने थे ना कि शिक्षा का अर्थ होता है नियंत्रित करना, आगे बढ़ना। अगर मेरे भाई आप मेरे भाई एजुकेट हो, आप शिक्षित हो, तभी तो आप आगे जा सकते हो। उसके बाद सीखना, ये तो शिक्षा का अर्थ होता ही होता है। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई सिखाना। आप कोई चीज अगर मेरे भाई सीखोगे नहीं तो ये बताओ सिखाओगे कैसे। ठीक है, तो सिखाना भी शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है, इसको भी जानते रहना। बाहर निकालना। ठीक है, अब देखो अगर मेरे भाई आप शिक्षित व्यक्ति हो तो किसी भी मुसीबत से खुद भी बाहर निकल जाओगे और दूसरों को भी बाहर निकल पाओगे। ठीक है, उसके बाद प्रशिक्षित करना, उसके बाद शिक्षित करना, संवर्धन करना, विकसित करना, पालन पोषण करना, ये सब मेरे भाई शिक्षा के शाब्दिक अर्थ होते हैं। इस डायग्राम को ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर बना लो, या फिर मेरे भाई जो नोट्स 99 रुपए में शेयर किए जा रहे हैं उसमें ये सारी चीजें मेंशन हैं। ठीक है, चलिए ये सब शिक्षा के शाब्दिक अर्थ है, इनको एक बार अच्छे से समझते रहिएगा। अब शिक्षा की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आती हैं, इनको समझो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे प्यारे बापू साहब या फिर हमारे महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। यानी मेरे भाई ये मानते थे ना कि एजुकेशन को सिर्फ हम किताबी तक नहीं सीमित कर सकते शिक्षा को, उसके साथ साथ हमारे शरीर का, हमारे मन का, हमारे आत्मा का मेरे भाई चारों दिशाओं में सर्वांगीण विकास हो, ऐसा हमारे गांधी जी का मानना था। आप अपने अनुसार भी शिक्षा की परिभाषाएं मेरे भाई गढ़ सकते हो या फिर किसी अन्य मनोवैज्ञानिक अन्य दार्शनिक के हिसाब से उनको लिख सकते हो। ये नहीं कहूंगा कि आप महात्मा गांधी जी की ही याद करो। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे प्यारे स्वामी विवेकानंद, महान स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि मेरे भाई शिक्षा के बारे में ध्यान से सुनना, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही मेरे भाई शिक्षा है। ये कहते हमारे प्यारे प्यारे मेरे भाई स्वामी विवेकानंद कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। उसके अंतर्गत मेरे भाई जितनी शक्तियां हैं उनको मेरे भाई बाहर लाना ही क्या है, वो शिक्षा का मेरे भाई मुख्य कार्य, मुख्य लक्ष्य होता है। ये शिक्षा का अर्थ स्वामी विवेकानंद साहब बताते हैं। उसके बाद मेरे भाई हमारे प्यारे गीतांजलि वाले मैन या फिर कह सकते हैं हमारे प्यारे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब क्या कहते हैं, सर्वोच्च शिक्षा वो है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती वरन हमारे जीवन और संपूर्ण सिस्टम में मेरे भाई तदाम स्थापित करते हैं। ठीक है, जो बात महात्मा गांधी साहब कहते हैं उसी सिमिलर ये भी बात बोलते हैं कि शिक्षा का अर्थ केवल हमें सूचनाएं देना नहीं होता, हम अपने मेरे भाई भावी जीवन में, अपने जीवन में परिस्थितियों के कैसे मेरे भाई उनको हम सॉल्व करते हैं, परिस्थितियों के अनुसार कैसे ढलते हैं, ये शिक्षा का अर्थ होता है। ठीक है, उम्मीद करते इतना आप लोग समझ रहे होंगे। पेशेंस के साथ एक एक चीज समझिए, क्लास पे फोकस कीजिए। ठीक है, चलो उसके बाद मेरे भाई महान दार्शनिक सुकरात साहब क्या कहते हैं, शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित होता है। अब देखो प्रत्येक बालक में मेरे भाई कुछ न कुछ जन्मजात शक्तियां होती हैं, हम शिक्षा के माध्यम से उन जन्मजात शक्तियों को बाहर लाते हैं, पर्यावरण के साथ मेल जोल कराते हैं, यही शिक्षा का मुख्य अर्थ होता है। यही आपके प्यारे सुकरात साहब भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद
फ्रोबेल साहब क्या कहते हैं, महान मेरे भाई मनोवैज्ञानिक फ्रोबेल साहब क्या कहते हैं, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतर शक्तियों को बाहर लाया जाता है। सेम डिफिनेशन मेरे भाई सुकरात वाली शब्दों को थोड़ा तोड़ मरोड़ के कह रहे हैं, ठीक है। शिक्षा एक प्रोसेस है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मेरे भाई बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाया जाता है, ये कहते हैं फ्रोबेल साहब। कोई एक डिफिनेशन को आप अपने चूज करके अपने एग्जाम में लिखिएगा जरूर, और हर साल पूछता है। देखो मेरे भाई उसके बाद महान पेस्टोलॉजी साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, शिक्षा के बारे में, शिक्षा मानव की आंतरिक शक्तियों का वह मेरे भाई स्वाभाविक व सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास है, ठीक है। देखो सारी डिफिनेशन मिलजुल की यही हमारे, देखो अभी निष्कर्ष यही निकल के आएगा ना कि आखिर शिक्षा होती क्या है। तो हम एक तरीके से ये कहेंगे ना कि हमारे अंतर्गत, हमारे अंदर, स्वयं के अंदर मेरे भाई जो भी मेरे भाई अंतर्निहित शक्तियां विद्यमान हैं उनको जागृत करना, उनको बाहर लाना, ठीक है, उनको मेरे भाई प्रफुल्लित करना ही होता है शिक्षा का मेन कार्य। उसके बाद राधा कृष्णन साहब क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट इनकी डिफिनेशन है कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना है। मेरे भाई शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है, मनुष्य और समाज का निर्माण करना। प्यारे से राधा कृष्णन साहब प्यारी से डिफिनेशन दे दिए, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, शिक्षा का संकुचित स्वरूप को समझेंगे कि मेरे भाई शिक्षा का संकुचित रूप, संकुचित मतलब क्या होता है। देखो अभी एक चीज बताऊं, अभी मैं संकुचित और व्यापक का थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताऊं। देखो एक मान लो ये कोई चीज है, ठीक है, ये कोई चीज है और एक तो देखो हई चीज है। अगर मैं ये आपसे पूछूं कि बच्चे ये बताओ इसमें संकुचित क्या है, ठीक है, एक मिनट, हाँ अगर ये बताओ, थोड़ा सा मैं माइक चेक कर रहा था, ठीक है। चलो अगर बच्चे मैं ये पूछूं कि ये बताओ इसमें से संकुचित क्या है, तो कहोगे सर जी हाई देखो छोटा सा है ना, तो सर जी ये संकुचित है और ये व्यापक है। तो मेरे भाई शिक्षा का संकुचित अर्थ अब आपको डायग्राम दिखा के बता दिया भैया कि संकुचित का मतलब होता है कम क्षेत्र में और व्यापक का अर्थ होता है बड़े क्षेत्र में। देखो भाई क्लास बेसिक से बता रहा हूं, कंटेंट पे विश्वास कर रहा हूं, ठीक है, 110% मेरे भाई शुद्ध कंटेंट दे रहा हूं ताकि जो चीजें आपके लिए यूजफुल हो वही मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलो उम्मीद करते सारी चीजें आप पेशेंस के साथ अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए शिक्षा का संकुचित अर्थ, ठीक है, अब इसे समझो। शिक्षा का सबसे प्रचलित रूप ही उसका संकुचित स्वरूप है, इसलिए मेरे भाई क्योंकि जनसाधारण की यह धारणा होती है कि विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा जिसमें मेरे भाई सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है वही शिक्षा होती है। पहले हमारे मन में, अभी भी हमारे मम्मी पापा यही लोग सोचते हैं ना कि अगर हम शिक्षा तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम स्कूल जाएं, जब हम विद्यालय जाएं, लेकिन अब मेरे भाई ऐसा नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि स्कूल से जाके ही हम शिक्षा प्राप्त करें, अनौपचारिक रूप से भी हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अपने समाज से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अपने घर वालों से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई संकुचित अर्थ में यह माना जाता है कि हम लोग शिक्षा तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम विद्यालय जाएं, जिसमें हमारे लक्ष्य पूर्व निर्धारित कर दिए जाए कि हमको मैथ पढ़ना है, हमको फिजिक्स पढ़ना है, हमको केमिस्ट्री पढ़ना है, हमको बायो पढ़ना है, हमको हिंदी पढ़ना, यानी पूर्व निर्धारित कर दिया जाए तभी हमको शिक्षा मिलेगी, ठीक है। इसमें पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है कि मेरे भाई पहले से पाठ्यक्रम को निर्धारित कर लिया जाता है, यह शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है, ठीक है। निश्चित शिक्षण विधियां होती हैं, पाठ्य पुस्तकों की निश्चितता और बहुलता होती है, इसमें शिक्षकों का स्थान प्रमुख होता है। अब विद्यालय में जाओगे मेरे भाई तो जो घंटा बजाने वाला है वो तो आपको पढ़ाएगा नहीं, तो आपको विद्यालय ही, आपको जो शिक्षक ही, आपके गुरु जी जो हैं, आपके टीचर्स हैं, वही लोग तो पढ़ाएंगे। तो मेरे भाई उनका प्रमुख स्थान होता है शिक्षा के संकुचित अर्थ में, ठीक है। उम्मीद करती इतना आप लोग समझे होंगे। चलो अब थोड़ा सा संकुचित अर्थ में थोड़ा सा और जानो। यह शिक्षा जीवन के कुछ ही वर्षों तक चलती है, अतः इसे पुस्तकीय ज्ञान या फिर विद्यालय शिक्षा की भी संज्ञा दी जा सकती है, या फिर मेरे भाई जो शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है इसको हम लोग औपचारिक शिक्षा भी कह सकते हैं। औपचारिक एजुकेशन मेरे भाई इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो शिक्षा का संकुचित अर्थ है ये जीवन के कुछ ही वर्षों तक चलती है। ये बताओ जैसे हम लोग बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीएड करते हैं, उसके बाद हम कोई जॉब ले लेते हैं तो क्या होगा, ये एक मेरे भाई लिमिटेड ही तो हम सीखे, तो ये संकुचित अर्थ हो गया। देखो संकुचित अर्थ को परिभाषित करते हुए मेरे भाई एच थॉमसन साहब क्या कहते हैं, महान मनोवैज्ञानिक एच थॉमसन साहब कहते हैं शिक्षा एक प्रकार का वातावरण है, ठीक है। वो संकुचित अर्थ को परिभाषित कर रहे हैं कि जो शिक्षा होती है ना उसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो वातावरण तैयार किया जाता है।
जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर अस्थायी रूप से परिवर्तन करने के लिए डाला जाता है। ठीक है, यानी संकुचित अर्थ में क्या होता है, बालक के चिंतन, बालक के नेतृत्व, बालक के दृष्टिकोण, बालक के व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए, स्थायी रूप से परिवर्तित करने के लिए हम लोग एक मेरे भाई इन्वायरमेंट तैयार करते हैं। ये कहते हैं एस थॉमसन साहब संकुचित अर्थ में। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं आप लोग शिक्षा का संकुचित अर्थ आप लोग समझे होंगे। अगर मेरे भाई थोड़ा सा डाउट है तो इस डायग्राम को याद करके रखना कि मेरे भाई जो लिमिटेड हो, ठीक है, जिसका क्षेत्र सीमित हो, वो मेरे भाई संकुचित अर्थ में आएगा। ठीक है, चलो कहते हैं ना एग्जाम्पल के तौर पे, अरे इसकी बुद्धि तो बिल्कुल संकुचित है, यानी इसकी सोच जो व्यापक नहीं है। तो क्या होता है, ये संकुचित अर्थ का मतलब होता है लिमिटेशन। ठीक है, जिसे हम बाध्य कर दें। चलो उम्मीद करते इतना आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग समझेंगे मेरे भाई शिक्षा का व्यापक अर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्यापक अर्थ मतलब मेरे भाई जो हम जीवन प्रयत्न सीखते रहें, एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, जीवन प्रयत्न, देखो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है, अर्थात शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। यह शिक्षा के व्यापक अर्थ में मेरे भाई आएगा। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं। अब देखो, अच्छा इसकी एक तो डिफिनेशन है, इसके अंतर्गत मेरे भाई क्या कहते हैं मैकेंजी साहब, व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। ये इसका व्यापक अर्थ है। तो व्यापक अर्थ में ये क्या, एक शब्दों में कहें तो जो मेरे भाई शिक्षा है वो जीवन प्रयत्न मेरे भाई सतत उसका विकास होता रहता है, सतत हम लोग मेरे भाई सीखते रहते हैं शिक्षा में। ठीक है, चलो उम्मीद करते इतना आप लोग समझे होंगे। उसके बाद देखो मेरे भाई प्रोफेसर डम्बिल साहब क्या कहते हैं, शिक्षा के व्यापक अर्थ वे सभी प्रभाव, शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। ये शिक्षा के व्यापक अर्थ में इसका मेरे भाई इसका अर्थ ये निकल के आता है। प्रोफेसर डम्बिल साहब की इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो अब देखो इंपॉर्टेंट यहां से आता है, एग्जाम में आपको पूछता है कि शिक्षा का मेरे भाई विश्लेषणात्मक अर्थ बताओ। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंट है एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इसको हम लोग मुख्यतः मेरे भाई कई पार्टों में बांट के जानेंगे। जैसे सबसे पहले मेरे भाई क्या है एनालिटिकल में, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, जो एजुकेशन होता है ये मेरे भाई एक सोशल प्रोसेस होता है, एक मेरे भाई सामाजिक प्रक्रिया होती है। उसके बाद शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में, अभी एक एक को मैं समझाऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझाऊंगा, एक एक को समझाऊंगा, बस पेशेंस के साथ सुनो। उसके बाद देखो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, फिर इसको मेरे भाई कुछ मनोवैज्ञानिक गलत साबित कर दिए और बोले कि शिक्षा भैया जो होती है ना वो त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। उसके बाद शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में। अब चलो एक एक चीजों को हम लोग समझेंगे, शिक्षा का जो विश्लेषणात्मक अर्थ होता है उसके एक एक को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में क्या है मेरे भाई, विद्वानों और अनेक समाज शास्त्रियों का मत है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। और हम ये सब जानते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो भी एक एजुकेशन का पार्ट होती है, एक शिक्षा का पार्ट होती है। तो मेरे भाई जो शिक्षा है वो एक सोशल प्रोसेस है कि नहीं है, तो कहोगे सर जी है, क्योंकि जब दो व्यक्तियों से मेरे भाई अधिक व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतरक्रिया होती है तो वह एक दूसरे की भाषा आचरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते, अर्थात वे एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते हैं और सीखना ही मेरे भाई क्या है, वो शिक्षा का अर्थ है। ठीक है, चलो उम्मीद करती इतना समझे होंगे। अब समझो इसको, देखो शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में, अभी हम लोग समझे थे शिक्षा मेरे भाई निरंतर चलती रहती है, और जो चीज निरंतर चलती रहती है ना उसमें परिवर्तन आना स्वाभाविक है। अगर कोई चीज निरंतर मेरे भाई चल रही है उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है तो वो मेरे भाई निरंतर नहीं चलेगी। ठीक है, इस प्रकार से जो शिक्षा है वो एक गतिशील प्रक्रिया है। देखो यह संसार ही निरंतर गतिशील है तथा मनुष्य के स्वभाव में भी गतिशीलता का गुण विद्यमान है। कभी हम नाराज होते हैं, कभी हम उदास होते हैं, कभी हम बहुत खुश होते हैं, जैसे हमारा जन्मदिन आ गया तो हम बहुत खुश होते हैं, या फिर मेरे भाई मान लो हमारा रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 80% और हमारा आ रहा 70%, हम थोड़ा सा नाराज होते हैं अपने प्रति, अपने काम के प्रति, और थोड़ा सा हार्ड वर्क करने के लिए और प्रेरित होते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो स्वभाव है मेरे भाई वो गतिशील है। तो ये बताओ शिक्षा अस्थिर हो सकती है, कहोगे सर जी नहीं, क्योंकि जो शिक्षा होती है वो मेरे भाई इनडायरेक्टली मनुष्य से ही तो जुड़ी है।
तो जो शिक्षा होती है वो भी मेरे भाई अस्थिर होती है तथा शिक्षा सदैव गतिशील रहकर बालक को देश काल और परिस्थिति के अनुसार प्रगति की ओर अग्रसर करती है। ये इसके बारे में जानते रहना, गतिशीलता क्या, ये मेरे भाई सिद्धांत भी है। समाज में निरंतर परिवर्तन के कारण ही मेरे भाई जो कि के प्रारूप में परिवर्तन आता रहता है, शिक्षा के प्रारूप में परिवर्तन आता है। अतः जो देखो हाईलाइट पॉइंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों आदि में भी निरंतर परिवर्तन आता रहता है। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था अपना स्वयं का विकास करना, और अभी क्या है मेरे भाई, हम लोग वैज्ञानिक प्रक्रिया, हमारी जो दृष्टिकोण है वो मेरे भाई वैज्ञानिक तरीके से हम लोग सोचते हैं, तो शिक्षा के उद्देश्य तो बदल रहे हैं ना, पाठ्यक्रम तो बदल रहे हैं ना, तो ये मेरे भाई गतिशीलता के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो शिक्षा एक मेरे भाई द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में, ठीक है। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, द्विमुखी मतलब इसमें कहने का अर्थ है शिक्षा के अंतर्गत मेरे भाई सिर्फ दो लोग होते हैं, एक होते हमारे प्यारे शिक्षक साहब और एक होते हमारे प्यारे छात्र साहब। यानी प्रथम जो प्रभावित करता है अर्थात शिक्षक, और द्वितीय जो प्रभावित होता है अर्थात शिक्षित। यानी शिक्षा के द्विमुखी प्रक्रिया में सिर्फ दो लोग होते हैं, लेकिन इसका मेरे भाई खंडन भी होता है। ठीक है, देखो अब इसके बारे में प्रसिद्ध मेरे भाई अमेरिकी जो कि शिक्षा शास्त्री जॉन एडम्स साहब क्या कहते हैं, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और उसके व्यवहार में परिवर्तित करता है। लेकिन इनकी मेरे भाई जो इनका सिद्धांत था वो गलत कर दिया, उस गलत को किया किसने, तो जॉन डीवी साहब। जॉन डीवी साहब कहते हैं भैया शिक्षा द्विमुखी नहीं होती, शिक्षा त्रिमुखी होती है। कैसे, एक शिक्षक होता है, एक छात्र होता है, उसके साथ साथ एक करिकुलम, एक पाठ्यक्रम होता है। ये मेरे भाई इसका आधारभूत स्तंभ है। इन्होंने मेरे भाई एडम साहब की डिफिनेशन को, एडम साहब के सिद्धांत को, प्रिंसिपल को गलत करते हुए जॉन डीवी साहब ने कहा कि नहीं, कि मेरे भाई जो शिक्षा होती है वो त्रिमुखी होती है। इतना इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, जॉन डीवी ने एडम्स द्वारा प्रतिपादित द्विमुखी प्रक्रिया का खंडन किया, और डीवी का यह विचार द्विमुखी प्रक्रिया में शिक्षक और बालक को ही महत्व प्रदान किया, जबकि इस प्रक्रिया में मेरे भाई पाठ्यक्रम को भी महत्वपूर्ण माना गया। ये बताए आपके जॉन डीवी साहब। उम्मीद करती इतना समझोगे। अब देखो शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में हम सभी जानते हैं कि शिक्षा को मेरे भाई किसी एक रास्ते से, किसी एक माध्यम से अर्जन नहीं कर सकते। हम इसको मेरे भाई मल्टी डायमेंशन के हिसाब से इसको अर्जन कर सकते हैं। इसको मेरे भाई आध्यात्मिक करते हैं, इसको आत्मार्पित करते हैं, इसको हम लोग की आत्मसर्जन करते हैं, इसको आत्मसात्करण करते हैं। कई डायरेक्शन से इसे हम आत्मसात करते हैं। ये इसकी बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में आएगा। ठीक है, चलो उम्मीद करते इतना आप लोग समझे होंगे। अब थोड़ा सा मेरे भाई आगे चीजों को समझिए। अब देखो जो नोट पॉइंट करके जितना ऊपर हम लोग पढ़े उसका निष्कर्ष समझने जा रहे हैं। देखो यदि बालक को एक योग्य और संपन्न नागरिक बनाना, ये मेरे भाई सीटेट में अगर आप देखोगे ना तो कौशल में ये सीटेट से प्रश्न आता है ऐसे। ठीक है, देखो सीटेट में क्या होता है ना, आपको मेरे भाई कि थोड़ा सा ना वन लीनियर नहीं पूछते, वो कॉम्प्रिहेंसिव टाइप में आपके नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। तो अगर ये पूछ दिया जाए कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो अगर ऑप्शन में आपको ऐसे मिलेगा कि एक बालक को योग्य और संपन्न नागरिक बनाना, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कभी सीटेट के भी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, टाइम मिला तो। ठीक है, चलो यदि बालक को एक योग्य और संपन्न नागरिक बनाना है तो व्यापक और संकुचित शिक्षा के समन्वय की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसे व्यापक मेरे भाई शिक्षा दो, और ऐसा भी नहीं कि उसे संकुचित शिक्षा दो। दोनों का मिला जुला रूप उसको मेरे भाई उसके सामने लेके आओ, तो बालक एक मेरे भाई योग्य स्टूडेंट, एक योग्य नागरिक बन सकता है। ठीक है, चलो इस प्रकार से जो बालक की योग्यता, जो बालक की व्यक्तिगत योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर उनका मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास करती हो तथा उसके विचारों एवं व्यवहारों को अब आगे समझो। देखो दोनों के सम्मिलित रूप से शिक्षा की प्रक्रिया हो जाती है। जो बालक की व्यक्तिगत योग्यताओं,
क्षमताओं, रुचियों को ध्यान में रखकर उसकी मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास करती है। इस प्रकार से मेरे भाई शिक्षा का प्रमुख कार्य है। और शिक्षा का प्रमुख कार्य और क्या है मेरे भाई? समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विकास के लिए मेरे भाई योगदान देना, बालक का या फिर उसके लाभप्रद या उपयोगी होना, ये शिक्षा का प्रमुख कार्य है। उम्मीद करते इतना आप लोग समझे होंगे। अब अपनी टॉपिक पे आ जाते हैं मेरे भाई। ये वाली टॉपिक पे ध्यान से सुनना। अब हम लोग इस वाली टॉपिक पे चलते हैं। देखो, अब इस वाली टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। आज की जो टॉपिक थी वो ज्ञान को शिक्षा के विविध संदर्भों में जोड़ना। और विविध संदर्भ कौन कौन से हैं शिक्षा के? तो औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा और मेरे भाई अनौपचारिक शिक्षा। अब हम इस पर चलते हैं कि इसको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले अभी हम इस डायग्राम पे आएंगे, जो डायग्राम सेलेक्ट किए हैं। देखो, अब स्लाइड में थोड़ा बहुत डायग्राम का भी प्रयोग मैं कर रहा हूं ताकि चीजें और आपकी बेसिक से क्लियर होती चले। ठीक है, चलिए अब हम लोग चीजें आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई। शिक्षा को ज्ञान के विविध संदर्भों से जोड़ना। अब देखो, जहां तक शिक्षा की विषय वस्तु का प्रश्न है तो संपूर्ण जीवन ही मेरे भाई शिक्षा की विषय सामग्री है। जो भी आप जीवन की मेरे भाई तरह तरह की क्रियाएं कर रहे हो, अभी द परफेक्ट स्टडी से पढ़ रहे हो, अभी आप जाके किसी को गुस्सा होंगे, किसी को पढ़ाएंगे, किसी से नाराज होंगे, किसी को नाराज करेंगे मेरे भाई, वो सब क्या है? जीवन का एक पहलू है। और ये सब किसके अंतर्गत आएगा? तो एजुकेशन के अंतर्गत आएगा। तो देखो, जहां तक शिक्षा की विषय वस्तु या शिक्षा का पाठ्यक्रम की बात करो मेरे भाई, थोड़ा सा अध्यात्म से जोड़ के देखो तो हमारा संपूर्ण जीवन ही मेरे भाई वो विषय सामग्री है। वो विषय मेरे भाई वो पाठ्यक्रम है हमारा जीवन, जो शिक्षा का एक ठो पाठ्यक्रम है। ये इसके बारे में जानते रहना। ठीक है, अब देखो चीजों को रिलेट करना प्रारंभ कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बेसिक से क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। अब देखो, अतः हम कह सकते हैं कि ज्ञान हमें शिक्षा के विभिन्न संदर्भों से जोड़ता है। अगर हमें ज्ञान है मेरे भाई तो वो शिक्षा के विभिन्न संदर्भों से जोड़ेगा, जैसे औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के इन तीनों ही रूपों द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, शिक्षा के इन तीन रूप कौन कौन से हैं? तो कहोगे सर जी औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। अब देखो, बात करते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सबसे पहले 200 वर्ड्स में पूछ देगा भैया अनौपचारिक शिक्षा की विवेचना करो, या फिर कह देगा अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं लिखो। 50 वर्ड्स में पूछ देगा अनौपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, निरौपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, अनौपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, या फिर औपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। या फिर एक मेरे भाई लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आ जाता है कि औपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है, आप इससे क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन करो। इन दोनों में अंतर पूछ लेता है। तो चलो इसी के अनुसार मेरे भाई चीजों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और चीजों को सीखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भैया फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। सबसे पहले की बात करेंगे औपचारिक शिक्षा के बारे में। अब देखो औपचारिक शिक्षा को एक शब्दों में कहें तो भैया जो हम चार दीवारी के अंदर सीखते हैं वो होता है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा शिक्षा का सबसे प्रचलित रूप है भैया। औपचारिक शिक्षा को नियमित व मेरे भाई सविधिक शिक्षा भी कहा जाता है। विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा है। जो स्कूल कॉलेज में हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो मेरे भाई क्या है? औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन है। इसके बारे में भैया जानते रहिएगा प्यारे प्यारे दोस्त, प्यारे प्यारे भाई बहन। ठीक है, चलिए इस शिक्षा व्यवस्था में उद्देश्य, पाठ्यक्रम, करिकुलम, शिक्षण विधियां और मेरे भाई टीचिंग टेक्निक, स्थान, समय आदि सब कुछ निश्चित होता है। अब स्कूल में क्या होता था, हमको ये देखो, जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे, ठीक है, तो क्या होता था 10 बजे मेरे भाई घंटा लगता था तो हम अपना बैग मतलब पहले में 10 मिनट पहले में अपने घर से निकल जाते थे। और जैसे घंटा टनटनाता था तो हम क्लास में जाके प्रार्थना करते थे, हमारी जो भी प्रार्थनाएं थी। ठीक है, वैसे अभी प्रार्थनाएं तो कई हो गई हैं। ठीक है, तो उन प्रार्थनाओं को हम करते थे। तो क्या होता था, ये सारी चीज मेरे भाई नियमित होती थी। समय नियमित, स्थान नियमित, उसके बाद पाठ्यक्रम नियमित, उद्देश्य नियमित। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलो अब देखो, इस प्रकार की शिक्षा द्वारा व्यक्ति के ज्ञान एवं कौशल का विकास होता है। कौशल का विकास तो मेरे भाई निरौपचारिक शिक्षा द्वारा भी होता है और इस शिक्षा द्वारा भी होता है। ठीक है, एक तरीके से और कहें ना
तो जो औपचारिक शिक्षा होती है इसे ग्रहण करने के बाद आपको एक डिग्री मिलती है, लेकिन मेरे भाई निरौपचारिक और निरौपचारिक मेरे भाई शिक्षा को या अनौपचारिक शिक्षा को प्राप्त करने के बाद आपको कोई डिग्री विग्री नहीं मिलती। ठीक है, चलो चलो उतना समझे ना, आप चीजें समझो। देखो, यह उसे आचरण युक्त या फिर चरित्रवान बनाती है और उसे अपने आजीविका चलाने में सहायता करती है। ये तो मेरे भाई सबके लिए कॉमन पॉइंट है, चाहे निरौपचारिक शिक्षा है चाहे औपचारिक शिक्षा। अगर आप निरौपचारिक शिक्षा भी सीख रहे हो, अगर मेरे भाई आप एक सामाजिक वर्कर हो, ठीक है, तो क्या हो, आप निरौपचारिक शिक्षा सीखे हो तब भी तो अपनी जीविका चला सकते हो। विधायक उदायक अपनी जीविका चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, अच्छी खासी चला रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके अंतर्गत ये आएगा। इस प्रकार की शिक्षा व्यक्ति, राष्ट्र और मेरे भाई व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इस डायग्राम को देख के समझ जाओ। यहाँ पे देखो एक तो मेरे भाई अध्यापिका है और ये देखो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे को पढ़ा रही है मुस्कुराते हुए कि भैया देखो यहाँ पे लिखा है 4 और 1 क्या है, 5 है, और यहाँ पे देखो 8 और 4 क्या है, कहोगे सर जी 12 है। तो ये औपचारिक शिक्षा ये दे रही हैं बच्चों को। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ बच्चियां हैं प्यारी प्यारी, इनको भी क्या है, ये देखो औपचारिक शिक्षा दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक तो मेरे भाई टीचर्स हैं या फिर मैडम जी हैं, वो बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं डायग्राम से थोड़ा सा आपको इंटरेस्टेड लगा होगा कि हाँ सर कुछ ठीक ठाक लेके आए हो। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझोगे औपचारिक शिक्षा। अभी डायग्राम पे चलूंगा, जो ऊपर वाला था उसको समझाऊंगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो औपचारिक शिक्षा की कुछ विशेषताएं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको समझो। देखो, औपचारिक शिक्षा योजनाबद्ध और व्यवस्थित ढंग से प्रदान की जाती है। यानी सारी चीज इसमें मेरे भाई कि क्या होती है, ये क्रमबद्धता इसमें होता है कि समय से खाना है, समय से लंच करना है, समय से मेरे भाई क्लास चलेंगी, समय से आपकी बेल बजेंगी। इस प्रकार से इनको सारी चीजें इसमें मेरे भाई नियमित होती हैं। ठीक है, उसके बाद औपचारिक शिक्षा कठोर, कृत्रिम और जीवन के वास्तविक अनुभवों से भिन्न होती हैं। अब एक तो शब्द यहाँ पे अब वास्तविक अनुभवों से भिन्न होती हैं। अब देखो, जो हम अपने घर में शिक्षा प्राप्त करते हैं वो हमारे वास्तविक अनुभव होते हैं। मम्मी अगर हमको कुछ बता रही हैं तो वो वास्तविक अनुभव से जोड़ के बताती हैं, लेकिन जो अध्यापक होते हैं वो पाठ्यक्रम के हिसाब से चलते हैं, तो वो मेरे भाई थोड़ा सा वास्तविक अनुभव से भिन्न होते हैं, कृत्रिम और कठोर होते हैं। अगर होमवर्क करके नहीं जाते थे तो पहले पिटाई होती थी। ठीक है, और शायद एक तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जो बच्चे थोड़ा सा, मुझे लगता है कि सारे जो द परफेक्ट स्टडी से जुड़े हैं वो सब कि मेरे भाई हम सब गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो सबको पता होगा कि शायद आपको, आप में से कोई ये अनुभव किए होंगे कि पहले क्या होता था ना, अगर होमवर्क नहीं न करके जाएं तो मेरे भाई जो रास्ते में सरपत उरपत मिलता था ना, उसको हम लोग ऐसे गंठिया देते थे। अब कोई समझ में आएगा नहीं गंठियाना क्या, तो देखो मान लो ये रस्सी है, इसको मेरे भाई ऐसे ऐसे बांध के घुमा फिरा के बांधते, तो इसको बांधना बोलते हैं, लेकिन देसी लैंग्वेज में इसे बोलते हैं गठियाना, जैसे लुंगी गठियाना, भैया वो अपनी लुंगी गठिया लो। तो क्या हो गया, तो हम लोग सरपत को गंठिया लेते थे ताकि हमको अध्यापक पीटे ना। ठीक है, जब छुट्टी हो जाती थी तो आते समय उस सरपत को छोड़ देते थे, और अगर नहीं छोड़ते थे तो बिहान भर और पिटाई होती थी। ये सब मेरे भाई सब मिथ है, ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी जब अंग्रेजी के मेरे भाई वो सेंटेंस पूछते थे सर, तो 2-3 बार मैं भी उसको बांध बांध के गया था, पर कुछ काम किया नहीं। ठीक है, खैर छोड़ो, अपने टॉपिक पे आओ। थोड़ा सा आपको रिलेट करना भी जरूरी है ताकि आप चीज़ों को समझो कि औपचारिक शिक्षा होती क्या है। ठीक है, चलिए, औपचारिक शिक्षा का मुख्य रूप से शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती है, यानी मेरे भाई स्कूल कॉलेजों से औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। 4th पॉइंट समझो, औपचारिक शिक्षा में लक्ष्य जो है पूर्व निर्धारित होते हैं। पहले से ही आपको कि मेरे भाई लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ाना है। पाठ्यक्रम निश्चित अवधि तक निश्चित स्थान के लिए होता है। ठीक है, अब देखो आपको बीएड कर रहे हो ना, तो पहले से लक्ष्य निर्धारित है ना कि नॉलेज एंड कैरिकुलम पढ़ना है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ये क्या है, पूर्व निर्धारित ये सब चीजें हैं। उसके बाद 5th पॉइंट समझो, औपचारिक शिक्षा में परीक्षा उत्तीर्ण करना सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब मेरे भाई सारी चीजें आप लोग पढ़े हो, डेली क्लास गए हो, डेली पढ़े हो, लेकिन यदि आप एग्जाम देने नहीं जाओगे तो मेरे भाई आप फेल कर दिए जाओगे। तो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत परीक्षा को उत्तीर्ण करना, एग्जाम देना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए बालक को शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेना अनिवार्य होता है। ये मेरे भाई 6 पॉइंट, इसको भी समझते रहना। अब निरौपचारिक शिक्षा पे चलते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को समझाऊं, थोड़ा सा आप खुद से रिलेट कर पाओ, फिर चीजों को आगे बढ़ाते हैं। देखो फॉर्मल एजुकेशन, ये डायग्राम मेरे सेलेक्ट करके लाया हूं। ठीक है, देखो फॉर्मल एजुकेशन है, ये मान लो मेरे भाई स्कूल है। ठीक है,
ये क्या है, स्कूल है, विद्यालय है, ठीक है। इसमें देखो क्या है मेरे भाई, एजुकेशनल देखो इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आपको मेरे भाई स्कूल के माध्यम से जो भी चीज़ें प्राप्त होंगी वो स्कूल के माध्यम से प्राप्त होंगी, और उसके बाद आप मेरे भाई क्वालिफाइड या फिर क्वालिफिकेशन आपको मिल जाएगा, यानी आपको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन जो मेरे भाई इनफॉर्मल है, ठीक है, इनफॉर्मल में आप कहीं से भी सीख सकते हो, अपने समाज से सीख सकते हो, अपने ग्रुप से सीख सकते हो, अपने पास पड़ोस से, अपने मम्मी पापा से, अपने फैमिली वालों से सीख सकते हो इनफॉर्मल के अंतर्गत। और उसके बाद इसमें कोई आपको क्वालिफिकेशन, कोई आपको डिग्री नहीं मिलेगी इनफॉर्मल में, ठीक है। अब देखो जो नॉन फॉर्मल होता है ना, देखो अभी मैं इसको ऐसे समझाऊं, देखो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। देखो अभी इसको समझो ऐसे, इस दोनों को एक मिनट, देखो अभी ऐसे समझाते, इन दोनों को मेरे भाई एक में करो और इसके बीच में ही मेरे भाई इसको कर दो। यानी जो फॉर्मल एजुकेशन होता है और इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, इस दोनों के मध्य में जो होता है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है। ये अपने मेरे भाई हम किसी, मान लो कि हम कहीं कार्य कर रहे हैं, मान लो किसी ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, वहां से भी सीखेंगे, या फिर मेरे भाई अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां से भी कुछ बाहर की चीजें सीखते हैं। जैसे हमारे अध्यापक हैं, वो हमारे व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, किसी मेरे भाई की महान दार्शनिक के बारे में बताते हैं, किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताते हैं, तो वो सब जब हम सीखते हैं तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में आता है, ठीक है। और ये हम ट्रेनिंग के दौरान या फिर अपने समाज के दौरान, यानी जो फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन के बीच में जो होता है, जो इन दोनों के मध्य में होता है, उससे जो हम कुछ सीखते हैं वो इनफॉर्मल के अंतर्गत आता है। इसमें भी मेरे भाई कोई हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलता, कोई हमें डिग्रियां नहीं मिलती, ठीक है, मात्र हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और हम अपने जीवन को मेरे भाई एक सही दिशा दे सके, इसलिए मेरे भाई नॉन फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। और ये जो नॉन फॉर्मल है और इनफॉर्मल दोनों एक तरीके से एक दूसरे से सिमिलरिटी हैं, एक दूसरे से सिमिलरिटी रखते हैं। इसमें थोड़ी सी समानताएं होती हैं कि एक दूसरे ज़्यादा भिन्न नहीं होते, क्योंकि इनमें भी मेरे भाई इनफॉर्मल में भी प्रौढ़ शिक्षा दी जाती है, ठीक है। जो मेरे भाई किसी कारण पर शिक्षा छोड़ दिए हैं वो नॉन फॉर्मल में और इनफॉर्मल में शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन जो फॉर्मल शिक्षा होती है इसमें एक एज लिमिट होती है कि आप मेरे भाई इतने समय तक ही पढ़ सकते हो, बाकी इनफॉर्मल में और नॉन फॉर्मल में कोई एज लिमिट नहीं होती। इनका बेसिक सा डिफरेंट है। उम्मीद करते हैं इस डायग्राम को आप लोग एक बार मेरे भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे मेरे भाई इनफॉर्मल पे, ठीक है। चीज़ों को समझते हैं, निरौपचारिक शिक्षा को हम लोग समझते हैं अब, ठीक है। औपचारिक शिक्षा को समझे ना, देखो ये अध्यापिका है, ये पढ़ा रही बच्चों को, एक क्लास में लिमिटेड की सारी चीज़ें मेरे भाई, इस समय में सबका पाबंदी है। और अब निरौपचारिक शिक्षा को समझते हैं। देखो निरौपचारिक शिक्षा या नॉन फॉर्मल एजुकेशन औपचारिक शिक्षा और मेरे भाई अनौपचारिक शिक्षा के बीच का मार्ग है। निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य जो होता है मेरे भाई वो पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियां में निश्चित होते हैं, परंतु औपचारिक शिक्षा के समान ये कठोर नहीं होते। आप गृह कार्य करके नहीं आओगे तो आपको पिटाई नहीं होगी। ये मेरे भाई निरौपचारिक शिक्षा के कुछ गुण होते हैं, ठीक है। अब देखो निरौपचारिक शिक्षा बहुत लचीली होती है। इसके सामान्य उद्देश्य मेरे भाई जो होते हैं वो शिक्षा का प्रसार करना है, सब व्यक्तियों को शिक्षित करना होता है, ठीक है। शिक्षण विधि जो चयन किया जाता है शिक्षण विधियों का, वो सीखने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है इसमें मेरे भाई अनौपचारिक शिक्षा में, ठीक है। चलो निरौपचारिक शिक्षा में, ठीक है, निरौपचारिक शिक्षा में इन सब चीज़ों का चयन किया जाता है। उम्मीद करती इतना आप लोग समझे होंगे। और इसके अंतर्गत मेरे भाई जो प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा आदि में इसके अंतर्गत आते हैं मेरे भाई, ठीक है, निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। अब इसके हम लोग कुछ विशेषताओं को समझेंगे, उसके पहले एक डायग्राम समझो। देखो क्या है, मान लो यहाँ पे कुछ बच्चे सीख रहे हैं, जैसे गर्मी की छुट्टी हो गई है तो आप पढ़ाई करा रहे हो बच्चों को। अब गर्मी की छुट्टी हो जाती थी तो गांव के किसी मान लो कोई सीनियर हैं तो हमको पढ़ाते बढ़ाते थे। जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा, है देखो मुफरल स्कार्फ उसकाफ लगा के बैठी हैं और ये ऊपर देख रही हैं। कहने का अर्थ है इसका मेरे भाई, इसमें आपको थोड़ा सा ना कहते हैं कि आपको कंफर्ट जोन में एजुकेशन मिलता है। आप थोड़े से आपको ढील दे दी जाती है, ज़्यादा आपको स्ट्रिक्ट, एक जो टीचर होता है वो आपको पिटाई विटाई नहीं करता, वो आपके आसपास के ही लोग होते हैं, वो आपको शिक्षा देते हैं मेरे भाई निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है। हंसी मजाक में देखो यहाँ पढ़ाई चल रही, पता नहीं कहाँ दे सोच के हंस रही हैं, तो कहने का मतलब है कि हंसी हंसी में जो हम सीखते रहते हैं वो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसमें हमें बाध्य नहीं किया जाएगा कि ये पाठ्यक्रम पढ़ो, ये पाठ्यक्रम ना पढ़ो। उम्मीद करते इतना डिस्कस कर रहा हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा कुछ परिभाषाएं समझते हैं, ठीक है। जे मोहंते साहब क्या कहते हैं,
निरौपचारिक शिक्षा एक सुविधाजनक स्थान, समय, विद्यार्थी व मानसिक स्तर और मनोवैज्ञानिक वृद्धि को ध्यान में मेरे भाई रखकर प्रदान की जाती है, ये जे मोहंते साहब कहते हैं। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अनुसार निरौपचारिक शिक्षा की डिफिनेशन क्या है कि निरौपचारिक शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जब तक मेरे भाई मृत्यु ना हो जाए किसी व्यक्ति का, किसी महिला का, किसी पुरुष का, तब तक चलने वाली प्रक्रिया है निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और यह उन लोगों के लिए अनौपचारिक और मेरे भाई निरौपचारिक शिक्षा पर बल देती है जिन्होंने कभी निश्चित अवस्था में शिक्षा प्राप्त करना छोड़ दिया हो और वे मेरे भाई उसकी आवश्यकताओं का अनुभव करने लगे हैं। मान लो वो किसी जॉब करने जा रहे हैं और उन्हें इंग्लिश की आवश्यकता है और वो मेरे भाई की शुरू में इंग्लिश पढ़े नहीं हैं, तो वो क्या करेंगे, वो मेरे भाई अनौपचारिक शिक्षा लेके अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करेंगे और अपने जॉब को मेरे भाई कंप्लीट करेंगे। ये निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा और यही कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है, चलिए अब चीज़ें आगे समझते हैं। निरौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व मेरे भाई, इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, इसके नीड क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग अब जानते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट है मेरे भाई, इसको थोड़ा सा मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ। ठीक है, देखो, शिक्षा जन जन का अधिकार है। जो एजुकेशन होता है, देखो जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे ना तो आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो वहां पे मैं सबसे पहला शब्द उपयोग करूंगा कि शिक्षा सबका अधिकार है। तो ये बताओ, जब शिक्षा सबका अधिकार है तो कोई मेरे भाई, कोई किसी कारणवश शुरू में मेरे भाई कि औपचारिक शिक्षा नहीं ले पाया, तो उसको क्या बताओ कि थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो उसको शिक्षा देना अनिवार्य है कि नहीं है? कहोगे सर जी है, क्योंकि शिक्षा जन जन का अधिकार है। तो मेरे भाई इससे ये पता चलता निरौपचारिक शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लोग शिक्षा किसी कारणवश मध्य में छोड़ दिए हैं। ठीक है, चलो उम्मीद करते इतना आप लोग समझे होंगे। और सरकार निरौपचारिक शिक्षा के लिए निरंतर कार्य भी करती रहती है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट समझो। आज शिक्षा का प्रयोग व्यापक अर्थों में हो रहा है। अब शिक्षा को सिर्फ हम मेरे भाई संकुचित अर्थों में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, व्यापक अर्थों में कोई भी कार्य हम करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम ये बोलेंगे, अरे भैया थोड़ा सा पढ़ लिख लो, तब किसी कार्य को करो, तब अच्छे से कर पाओगे। यानी शिक्षा जो आज के समय में, शिक्षा का शब्द जो मेरे भाई, शिक्षा जो है उसका प्रयोग व्यापक अर्थों में हो रहा है। ठीक है, अतः व्यक्ति को केवल विभिन्न विषयों के सैद्धांतिक और पुस्तकीय ज्ञान कराना ही पर्याप्त नहीं है, उसे ऐसा व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करना है जो उसके वास्तविक जीवन के लिए उपयोगी हो। निरौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत हम यही तो पढ़ते हैं कि समाज में हमें किसके साथ क्या बोलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। कोई घर में आ गया कि मेहमान आ गया तो उसको हम मेरे भाई क्या करेंगे, उसका पैर छुएंगे, उसको पानी वानी ला के पूछेंगे, उसको भेली पानी देंगे। अगर हमारे घर में बिस्कुट उस्कुट गलती से आ गया और हमसे बच गया है तो उसको बिस्कुट भी दे देंगे, नहीं तो भेली तो पड़ी रहती है। ठीक है, चलो इतना समझे होंगे। वरना चीनी तो भैया प्रसिद्ध है, चीनी दे देंगे, चीनी पानी पिला देंगे। और जो थोड़ा बड़मनाई होते हैं वो काजू वाजू दे देते हैं। ठीक है, वैसे हम लोग क्या, भेलियाँ चल जाती है और आधी एक का भेली को दो भागों में बांट के देते हैं। ठीक है, दो लोग रहते हैं तो उनका भी काम चल जाए। और जैसे छोड़ के जाते हैं फिर वो भेली हमारे काम में आ जाती है, और जो बर्फी वर्फी लाते हैं वो तो हमारे काम आती आती है। तो क्या है, तो मेरे भाई पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ हमें मेरे भाई अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। देखो, इन सब एग्जाम्पल्स को देने के पीछे रीजन पता है क्या है, कि आपके पास वर्ड पावर रहे, आपके पास मेरे भाई शब्दों का भंडार रहे। और यकीन मानो मेरे भाई, जैसे आप सीटेट की तैयारी करना प्रारंभ करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना प्रारंभ करोगे, उस दिन द परफेक्ट स्टडी का, और मैं मेरे भाई, मेरा नाम है हिमांशु, तो मेरा जो जरूर इतना सोचोगे कि काहे सर एग्जाम्पलवा दे देते इतना भयंकर भयंकर, क्योंकि भैया पूरा सीटेट आपके एग्जाम्पल पे बेस्ड है। आपके कॉमन सेंस को चेक करता है कि किसी भी चीज को लेके आप क्या सोचते हो। तो इसीलिए अभी से आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करता हूं, क्योंकि कहते हैं ना कि मेरे भाई जो एक शिक्षक होता है वो तूफान का पहले ही अंदाजा लगा लेता है कि तूफान कब आने वाला है। तो मुझे पता है जब सीटेट की तैयारी या प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे ना, तो जैसे ही एक तो पैराग्राफ देखोगे हड़बड़ा जाओगे, जो बच्चे द परफेक्ट स्टडी से नहीं जुड़े हैं। लेकिन आप तो जुड़े हो, तो आप क्या करोगे, जब पैराग्राफ देखोगे ना तो खुद से रिलेट करना तब से प्रारंभ कर दोगे कि पियाजे साहब क्या कहते थे, एक छोटा भैया लल्ला या फिर मुन्ना जो भी है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है। तो भैया आप खुद से रिलेट करके क्वेश्चन को टिक कर जाओगे।
यही पर्पज रहता है कि ना बेसिक से बेसिक आपको एग्जाम्पल देता हूं ताकि अपने व्यवहारिक ज्ञान को आप जोड़ सको। और हमारा जो एनसीएफ आया है मेरे भाई, और जो नई शिक्षा नीति आई 2020 में, इसे भी यही बताया गया है कि जो हम शिक्षा प्रदान करें, जब हम शिक्षण का कार्य करें, टीचिंग का कार्य करें, तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल देना शुरू करें वो बेसिक लेवल से शुरू करना देना प्रारंभ करें। देखो अभी थोड़ा सा बाहर की चीज़ें भी समझते चलो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करने वाली है। वैसे एनसीएफ और मेरे भाई की नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ाने वाला हूँ, तो ये चीज़ें वहाँ डिस्कस करूँगा। अभी भी बता दूँ, देखो सबसे पहले अगर बालक को पढ़ाना है मेरे भाई जल के स्रोत के बारे में, तो बताओ कैसे बताओगे। अभी देखो जब आपकी टीचिंग वीचिंग लगेगी ना, तो आपको ऐसे पढ़ाना पड़ेगा। वो भी कभी ऐसे वीडियो आके मैं बताऊंगा कि कैसे आपको टीचिंग कराना, कैसे आपको कॉलेज में जाना पढ़ाने के लिए। अगर टाइम मिला तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो देखो क्या है ना, सबसे पहले आपको अगर बच्चों को बताना है कि जल के स्रोत क्या होते हैं, तो क्या बताओगे। एक कक्षा 1 का बालक है, उसको बताना कि भैया जल के स्रोत क्या होते हैं, तो बताओ आप क्या बताओगे। मान लो कक्षा 2-3 का बालक है, तो क्या बताओगे। डायरेक्ट ही नहीं बताओगे कि बच्चों जल का स्रोत समुद्र है, जल का स्रोत मेरे भाई मानसरोवर हैं, जल के स्रोत नदियां हैं, ये नहीं ना बताओगे। सबसे पहले उसे व्यवहारिक ज्ञान दोगे। देखो सबसे पहले उसे व्यवहारिक ज्ञान दोगे कि भैया जो तुम्हारे घर में, बाबू ये बताओ कि तुम्हारे घर में नल लगा है, तो बच्चे बोलेंगे जी सर नल लगा है। तो आप बोलोगे ये बताओ वो नल से क्या आता है, तो बच्चे बोलेंगे नल से सर पानी आता है और हम उसी पानी से नहाते हैं। तो आप बोलोगे कि बच्चे जल का जो स्रोत है वो हमारी टंकियां हैं। आप ये बताओ बच्चे टंकी में जो पानी वो कहां से आता है, तो बच्चे बोलेंगे सर ये तो नहीं पता। तो ये समस्या हो गई, और समस्या का मेरे भाई समाधान तब आप कर दोगे। बच्चों के मेरे भाई पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जब जोड़ोगे ना, तो वो मेरे भाई टीचिंग टेक्निक एकदम समझो स्वर्ग में लेके जाएगी। आप मस्ती करते हुए पढ़ाओगे, ठीक है। देखो ये तो सूक्ष्म शिक्षण की बातें मैं बता दिया। अभी सूक्ष्म शिक्षण आपको शैक्षिक तकनीकी में पढ़ना है, वहाँ मैं उसको बताऊंगा, तो और डीप में बताएंगे कि हमको कैसे कैसे पढ़ाना रहता है और कितना मज़ा आता है बीएड की क्लास में पढ़ाने में। जब हम जाते हैं कहीं ट्रेनिंग वेनिंग लेने, जब हमको कि मेरे भाई 21 दिन की टीचिंग लगती है, तो वहाँ पे जो अध्यापक हमको पढ़ाने के लिए देते हैं, तो वह सारी चीज़ें हमको अभी मैं डिस्कस करूंगा किसी और क्लास में। अभी हम टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, एक और लाइव क्लास लेके ये सारी चीज़ें हम लोग का कवर हो जाएगा। अभी पहले हम अपनी टॉपिक पे आते हैं, वरना टॉपिक से हम लोग भटक जाएंगे बात करते करते, ठीक है। देखो उसके बाद व्यक्ति और समाज की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ी जा रही हैं, ठीक है, बढ़ती जा रही हैं, जिन्हें केवल औपचारिक शिक्षा के द्वारा पूरा किया जाना मेरे भाई संभव नहीं है। इस क्षेत्र में निरौपचारिक शिक्षा लोगों को न केवल साक्षर करती है, बल्कि उन्हें विभिन्न कार्यों के कौशल में भी मेरे भाई युक्त बनाती है, विभिन्न कौशलों से युक्त बनाती है। कोई मेरे भाई कि आईटीआई कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, इस प्रकार से जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, तो वो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। कहने का अर्थ है, एक शब्दों में कहें तो निरौपचारिक शिक्षा जो होती है औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के मध्य में चलती रहती है, उसके मेरे भाई सिमिलर चलती रहती है, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं सारी पॉइंट आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। देखो दुर्गम और जटिल दूरस्थ स्थानों पर रहने वालों के लिए औपचारिक शिक्षा ग्रहण करना संभव नहीं है, अतः निरौपचारिक शिक्षा ऐसे लोगों व क्षेत्रों के लिए बहुत लाभप्रद होती है, बहुत लाभदायक होती है। ये अनौपचारिक शिक्षा की कुछ विशेषताएं होती है, ठीक है। निरौपचारिक शिक्षा मेरे भाई, निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति को न केवल साक्षर बनाया जाता है, वरन व्यक्ति को इस योग्य भी बनाया जाता है कि वह अपने जीवन की वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर सके और उसका हल भी खोज सके। ये अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत भी ये सब आएगा और औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत भी आएगा ये सब चीजें, ठीक है। चलिए अब चीजें हम लोग आगे बढ़ाते हैं और समझेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन, उसके बाद आपकी क्लास ऑफ हो जाएगी, ठीक है। चलो इनफॉर्मल एजुकेशन में हम लोग चीजों को समझते हैं मेरे भाई। देखो फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, वेरी वेरी टॉपिक इंपॉर्टेंट ये भी है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। तो अनौपचारिक शिक्षा मेरे भाई अपने अर्थों में बता रहा हूं कि जीवन प्रयत्न चलती रहती है और इसके लिए कोई मेरे भाई समय, ठीक है, कोई स्थान, कोई मेरे भाई फिक्स स्थान नहीं होता, ये आकस्मिक रूप से हमें प्राप्त होती है। कहते हैं कि अगर हम किसी अपने गांव के बुजुर्ग इंसान के पास, जो अनुभवी हैं, जो शिक्षित हैं, उनके पास बैठेंगे तो वो मेरे भाई पहले की बातों को बताएंगे, समाज में कैसे रहना है, ठीक है, किस तरीके से कैसे किससे क्या व्यवहार करना है, तो ये सब अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। देखो अनौपचारिक शिक्षा वह होती है
जो अनायास, आकस्मिक व स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है, ये इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, यह शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार आचरण में सुधार करके उसको भावी जीवन के लिए तैयार करती है। यह शिक्षा औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा के साथ चलती रहती है। इस शिक्षा में कुछ भी पूर्व नियोजित नहीं होता। बालक इसे परिवार के सदस्यों, पास पड़ोस, मेरे भाई, खेल के मैदान, पार्क, सार्वजनिक स्थानों पर उठते बैठते, खेलते कूदते, बातचीत करते करते प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में जानते रहिएगा। देखो, अनौपचारिक शिक्षा मेरे भाई समझो थोड़ा सा इसे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनौपचारिक शिक्षा में थोड़ा सा देखो इसे समझो। देखो, यहाँ पे कोई एक स्थान नहीं है, ये मान लो थोड़ा सा देखो प्रौढ़ में आ जाएंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा ये डायग्राम से समझो। देखो, अनौपचारिक शिक्षा है, यहाँ पे मान लो कोई एक सोशल वर्कर है, या फिर मान लो आप ही टीचर बनते हो। ठीक है, उसके बाद अपनी टीचिंग जॉब के साथ साथ कहीं बाहर पढ़ाते हो कुछ बच्चों को। ठीक है, जो किसी कारणवश शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उनको आप पढ़ा रहे हो, तो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सभी जाति के, सभी वर्ग के लोगों को एक साथ बैठा के पढ़ा रहे हो। ठीक है, ताकि वो जीवन में सारी चीज़ों को समझ सके, उनको कोई मूर्ख ना बना सके। ठीक है, चीज़ों को बहकावे में ना ला सके। तो इन सब चीज़ों के लिए अनौपचारिक शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे देखो, अनौपचारिक शिक्षा में कुछ भी निश्चित व पूर्व निर्धारित नहीं होता। ठीक है, जैसी समाज में रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से हम एजुकेशन देते हैं। अनौपचारिक शिक्षा सरल, स्वाभाविक व जीवन से संबंधित होती है। इसकी मेरे भाई कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कुछ विशेषताएं ये हैं। अनौपचारिक शिक्षा, ध्यान से सुनना, अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति को कहीं भी, किसी भी स्थान पर प्राप्त हो सकती है। अनौपचारिक शिक्षा किसी भी प्रकार के मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन प्रति चलती रहती है, लगातार हमारे जीवन में, हमारे जीवन को बेहतर बनाती रहती है। ठीक है, चलो, उसके बाद अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक भी होते हैं। इसके बारे में भी आप लोग जानते रहिएगा। अब देखो, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर हमेशा पूछता रहता है। ठीक है, कि अनौपचारिक शिक्षा और मेरे भाई की औपचारिक शिक्षा में क्या डिफरेंट है, यानी फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, इसको बताओ। देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत संकीर्ण है तथा अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है। मेरे भाई, इसमें हम तरह तरह की चीज़ों को समझते हैं। कहने का अर्थ है, अनौपचारिक शिक्षा मेरे भाई, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेरे भाई हमारी सोसाइटी, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारी सोसाइटी, या फिर हम कह सकते हैं हमारा समाज। और औपचारिक शिक्षा का हम एग्जाम्पल किसको देंगे, कहोगे सर स्कूल। ठीक है, हमारे विद्यालय, हमारे कॉलेज। ठीक है, चलो, उसके बाद देखो, औपचारिक शिक्षा सुनियोजित, सुव्यवस्थित ढंग से चलती रहती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता। यह व्यक्ति को आकस्मिक रूप से प्राप्त होती है अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, चलो, औपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों का बौद्धिक विकास करना है। अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास। इसमें हम लोग सिर्फ बौद्धिक चिंतन पर मेरे भाई, यानी तर्क करना बालक सीख जाए, इस पे ध्यान देते हैं औपचारिक शिक्षा में, फॉर्मल एजुकेशन में। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में हम लोग इस पे ध्यान देते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास हो, बालक का टोटली डेवलपमेंट हो, ताकि वो मेरे भाई किसी भी चीज़ में पीछे न रहे। ठीक है, चलो, एक दूसरे से संबंध बनाना, समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी के साथ कैसे बोलचाल रखना है, इन सब चीज़ों को अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट समझिए। औपचारिक शिक्षा के अभिक्रमण बहुत सीमित होते हैं। विद्यालय, पुस्तकालय आदि शिक्षा के अभिक्रमण हैं। अनौपचारिक शिक्षा के अनेक अभिक्रमण, जैसे हमारे मेरे फैमिली, हमारी सोसाइटी, हमारे मेरे भाई के रिलीजियन, हमारे धर्म, हमारे संस्थान, हमारे स्टेट, हमारे राज्य आदि इस शिक्षा के प्रमुख अभिकरण हैं। ठीक है, चलो आगे समझो। औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होते हैं, ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कुछ विषय के सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान कराया जाता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता, संपूर्ण जीवन ही इसका पाठ्यक्रम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, कि मेरे भाई अनौपचारिक शिक्षा जो होती है, संपूर्ण जीवन ही इसका पाठ्यक्रम होता है। चलो, औपचारिक शिक्षा में शिक्षण विधियां कक्षा स्तर और उसके बाद विषय के अनुसार निश्चित की जाती हैं, लेकिन औपचारिक शिक्षा में शिक्षण विधियां निश्चित नहीं होती, अनुभव बालक को शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, अब 7 पॉइंट समझो, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आज की लास्ट पॉइंट ये भी है। ठीक है, इनमें डिफरेंट में ये लास्ट टॉपिक है कि औपचारिक शिक्षा में शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक विषय के प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में सभी व्यक्ति शिक्षक होते। कोई भी आपको सिखा रहा है तो वो शिक्षक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि वे किसी रूप में अपना प्रभाव छोड़ते रहते हैं। कोई आपको नैतिक विकास सिखा रहा है, कोई आपको मेरे भाई सामाजिक विकास सिखा रहा है, कोई आपके योगा सिखा रहा है, आपके मेरे भाई बॉडी को बनाना सिखा रहा है, आपको फिजिकली आपको स्वस्थ रखने के लिए सिखा रहा है।
तो ये सब क्या है? ये सब मेरे भाई अनौपचारिक शिक्षा के एग्जाम्पल है। अब शिक्षा व्यवस्था बनती किससे है इसे समझो, उसके बाद थोड़ा सा पहले ये भी समझ लो कि जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं उनको क्या करना है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे भाई द परफेक्ट स्टडी के इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सअप करो और उसके बाद 99 रुपये पे करके आप मेरे भाई अपने अपने सभी पेपर के नोट्स ले लीजिए, ठीक है। और जो बच्चे लगातार ये पूछते रहते सर कोई बुक बता दो, ठीक है, कि कौन से बुक लें, किस पब्लिकेशन की बुक लें, तो देखो मेरे भाई अगर मेरी मानो तो जो द परफेक्ट स्टडी 99 रुपये में आपको नॉलेज एंड कैरिकुलम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, यदि उसे आप लेके अच्छे से रिवीजन कर ले रहे हो तो आपके 100% मैं कह रहा हूँ आपकी तैयारी हो जाएगी। और जो क्लास हो रही है उन क्लास को कवर कर लो, कोई भी एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मेरे भाई अब की बार नोट्स में कम से कम मिनिमम जो पेज हैं मेरे भाई वो 140 के ऊपर ही हैं। तो ये समझो कि मेरे भाई पूरी एक तरीके से आपके कंप्लीट सिलेबस वो है, एक तरीके से कंप्लीट बुक ही है, पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, तो उनको लेके अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनके लिए मैं मेरे भाई एक एक क्लास लेके आऊँगा। यकीन मानो कि 2 से ढाई घंटे या फिर 1 घंटे में आपके जितने भी पेडागोजी वाले पार्ट हैं सबको मैं कवर करा दूंगा। तो एग्जाम तक आपको इतना प्रिपेयर करा दूंगा कि परेशान मत होना, ठीक है। अब बात आती शिक्षा व्यवस्था बनती कैसे है, तो शिक्षा व्यवस्था में मेरे भाई 3 लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। वो होते हैं एक तो मेरे भाई टीचर और एक स्टूडेंट और एक करिकुलम, यानी शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये शिक्षा व्यवस्था इससे मिलके बनती। कहीं भी लिख के ऐसे चिपका सकते हो अपने जहां भी आप पढ़ते बढ़ते हो कि शिक्षा व्यवस्था ऐसे बनती है, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं जितने भी बच्चे जुड़े हैं सारे बच्चे नोट्स ले लिए होंगे, और जो बच्चे नोट्स नहीं लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स ले लीजिए, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं आप अपना मेरे भाई अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से मेरे भाई डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते रहिए। कभी भी कोई डाउट वाउट लगे तो इस नंबर पे अपना मेरे भाई मैसेज छोड़ दी, जैसे मैं देखूंगा रिप्लाई दूंगा। या फिर आप मेरे भाई और फास्ट में अगर रिप्लाई पाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इंस्टा आईडी पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी आप क्वेश्चन पूछ के डिस्कस कर सकते हैं कुछ भी, क्योंकि वहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कम रहते हैं, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो मेरे भाई लास्ट में फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट करके। और हाँ, चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब भी कर लो और थोड़ा बहुत अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दो, क्योंकि अगर आप किसी ईमानदारी के साथ कोई कार्य कर रहे हो तो यकीन मानो सफलता जरूर मिलेगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, शेयर भी करते हो, तो यकीन मानो मेरे भाई एक टीचर का जो मेरे भाई आशीर्वाद होता है ना, वो 100% लगता है। तो थोड़ा सा शेयर भी करो, ठीक है। सभी को मेरे भाई ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। कभी भी कोई डाउट वाउट लगे तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए और नोट्स लेने के इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते सारी चीज़ें आप लोग समझे होंगे। एक बार रिविजन कराता हूँ, ठीक है, क्योंकि रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। चलो रिवीजन में हम लोग देखो इस डायग्राम को समझ लेते हैं। फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, इसमें मेरे भाई एक स्कूल में हम लोग सीखते हैं, और जो इनफॉर्मल होता है ये अपने सोसाइटी से, अपने समाज से भी सीख सकते हैं, और जो नॉन फॉर्मल होता है ये इन दोनों का मिक्स रूप होता है। हम मेरे भाई इनफॉर्मल और फॉर्मल के रूप में भी सीखते हैं, तो वो नॉन फॉर्मल के अंतर्गत आता है, ठीक है। उम्मीद करते इतना समझे होंगे आप अच्छे से। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपना ख्याल जरूर रखिए मेरे भाई, कहीं भी रहिए अपना ख्याल रखते रहिए। और लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि अपने व्यक्तित्व का ऐसा विकास करो मेरे भाई कि आप समाज में कहीं भी रहो, किसी भी प्राणी के साथ रहो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे मेरे भाई वो किसी पक्षी हो, चाहे वो कोई मेरे भाई एनिमल हो, आपके साथ सभी सुरक्षित महसूस करें। इस तरीके से एक टीचर का व्यक्तित्व होना चाहिए, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और मेरे भाई अपना ख्याल रखिए, ठीक है।